आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। चाहे वो CSIR नेट हो, गेट, IIT जैम या फिर जो नीट के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे को सिंपल तरीके से समझेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक पार्ट है। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ही फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अ चेन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इनटू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखेंगे, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन में ये जो अंदर की तरफ ये है क्रिस्टी, इसमें जो मेम्ब्रेन है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर आता है बीच में क्या, मैट्रिक्स अंदर में एकदम, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें पोरिंस देखा जाता है। ये रैंडमली स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इजीली आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर अंदर आ सकता है। पर दूसरी तरफ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इजीली उसके थ्रू पास नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे जितना सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होगा, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और एक कॉम्प्लेक्स है दैट इज 5। जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप से जब फॉस्फोराइलेशन स्टेप पढ़ेंगे तब उसमें कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेसिस का रोल भी हम देखेंगे। आज हम मेनली फोकस करेंगे ये जो चारों कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 एंड 4, उसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH प्लस H+ बनता है, TCA साइकिल में भी बनता है NADH। तो NADH एंड FADH, ये FAD ये क्या है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कहा जाता है। सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सहारा लिया जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार होता है उसको काम में लाके ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है NADH प्लस H+ एंड TCA साइकिल का जो प्रोडक्ट है NADH, वो सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस या TCA साइकिल जो भी आप कहो उसमें से बहुत कम ATP फॉर्मेशन होता है। उसके कम ATP से हम पूरा सेल का नीड पूरा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा ATP के लिए हमें उस जो NADH प्लस H+ है या फिर जो सक्सिनेट से फ्यूमारेट वो भी देखेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से थ्रू पास किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन को जब हम मूवमेंट करवाएंगे कॉम्प्लेक्स के थ्रू, एक एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को काम में लाके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार किया जाता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाद में ATP फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वाइज। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पहला क्या आया, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजन, नाम भी हम देखेंगे अभी। आप साथ साथ ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें इसको मिटाना भी पड़ सकता है। क्योंकि मिटा के हम जो ज़्यादातर हम मिटाएंगे तो साथ साथ कर लेना और समझने भी आसानी होगी आपको अगर साथ साथ आप लिखेंगे तो। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2। उसके बाद आता है क्या, कॉम्प्लेक्स 3, जहाँ पर क्विनोन साइकिल आता है। कॉम्प्लेक्स 3 को कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स।
एंड अल्टीमेटली क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स 4, क्या आएगा तो कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये बाहर की तरफ क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और यहाँ पर क्या है, ये हो गया मैट्रिक्स रीजन, ठीक है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये मैट्रिक्स रीजन, ये कॉम्प्लेक्सेस सब अरेंज हुआ है इधर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 1, अभी हम जो नाम है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजीनस, या फिर इसका और एक नाम है डिहाइड्रोजीनस। NADH डिहाइड्रोजीनस और एक नाम है जो है वो भी हम देख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। NADH यूबिक्विनोन, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेस, क्या है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेस आप साथ साथ लिख लीजिए क्योंकि बाद में हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स 3 को कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 मतलब साइटोक्रोम B भी है और साइटोक्रोम C1 भी है, या फिर इसको भी कहा जाता है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी आप लिख लेना। और कॉम्प्लेक्स 4 को कहा जाता है साइटोक्रोम, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्या कहा जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 को, जिसके थ्रू अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट होगा। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देखेंगे, इसका कंपोनेंट क्या है, इसके अंदर क्या प्रोस्टेटिक ग्रुप्स है, और ये इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे पास करेगा अल्टीमेट O2। अल्टीमेट O2 एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, O2 बैठा हुआ है। O2 का जो इलेक्ट्रिक जो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिडक्स पोटेंशियल, सो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, ठीक है, स्टेप वाइज हम समझेंगे कि कैसे होगा पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। पहले आता है कौन, NADH प्लस H प्लस। इस NADH प्लस H प्लस अकेला नहीं आता, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये NAD प्लस होगा, मतलब NADH को पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को NADH से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा था FMN। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो आप यहाँ पर NADH को देख रहे हो, NADH ये एक हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हमें हाइड्राइड आयन को ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, FMN में। FMN से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है 2 FES सेंटर में। FES सेंटर बेसिकली एक आयरन इनऑर्गेनिक सल्फर के साथ बाइंड करके FES सेंटर तैयार कर सकता है। Fe सिस्टीन रेसिड्यू का जो एमिनो एसिड है उसके साथ जो सल्फर ग्रुप है उसके साथ मिलकर FES सेंटर तैयार कर सकता है, या फिर इसके आयरन सल्फर प्रोटीन में हिस्टिडीन रेसिड्यू के साथ मिलकर भी आयरन सल्फर तैयार कर सकता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर बैठा हुआ है क्विनोन, विटामिन लाइक सब्सटेंस। इस क्विनोन में आइसोप्यूरिनेट यूनिट भी रहता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन पहले तो यूबी क्विनोन, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद
रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट कर लेगा, इस रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को कहा जाता है यूबिक्विनोल। मतलब अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये मैट्रिक्स से भी 2 H+ को लेगा। कहाँ से? तो मैट्रिक्स से 2 H+ को लेता है। लेने के बाद ये कन्वर्ट होता है QH2 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? QH2 में। QH2 यूबिक्विनोल तो हो गया। अभी यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है? कॉम्प्लेक्स 3 में। उससे पहले जब 2 इलेक्ट्रॉन का NADH से यूबिक्विनोल में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू कॉम्प्लेक्स 3, 4H+ का मूवमेंट होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4H+ का मूवमेंट होता है। उसके बाद आते हैं क्वीन यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 3 में आएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में आने के बाद यहाँ पर क्या एक साइकिल होगा जिसको हम कहते हैं क्विनोन साइकिल। अभी हम क्विनोन साइकिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे। 2 स्टेप में इसको हम समझेंगे। जो क्विनोन साइकिल है ना, इसको हम 2 स्टेप में देखेंगे। ठीक है, सो पहला स्टेप में यहाँ पर जो हम कंपोनेंट अभी देख रहे हैं, साइटोक्रोम B, Fe2Fe2S सेंटर एंड साइटोक्रोम C, ये हो गया साइटोक्रोम B। फिर आएगा साइटोक्रोम B के पास 2Fe2S सेंटर, 2Fe2S सेंटर। उसके बाद क्या है? साइटोक्रोम C1, इसको कहा जाता है साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 के पास भी हीम C1 है। ठीक है, हीम C1। तो साइटोक्रोम बेसिकली एक प्रोटीन है जिसके पास हीम, जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है आप कह सकते हो, हीम रहता है। साइटोक्रोम C1 के पास हीम C1 है। साइटोक्रोम A के पास हीम A है। साइटोक्रोम A3 के पास हीम A3 है। तो वो आप समझ लेना, बेसिकली वो हीम ग्रुप ही जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पर साइटोक्रोम C रहता है। बेसिकली ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 का कोई पार्ट नहीं। साइटोक्रोम C का काम है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को 4 में ट्रांसफर करना है। एक साइटोक्रोम C एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अभी QH2 जो है वो आएगा साइटोक्रोम B में। साइटोक्रोम B में आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2Fe2S सेंटर, फिर उससे चला जाएगा साइटोक्रोम C1 में एंड अल्टीमेटली साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में। दूसरी तरफ और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा हीम Bl। क्या कहा जाता है? हीम Bl। हीम Bl फिर हीम BH क्या है? तो हीम, इसको कहा जाता है हीम Bl और हीम BH। मतलब आप समझ लो, जो साइटोक्रोम B है उसके पास भी तो हीम है, तो ये ही हीम B एंड Bl एंड BH, मतलब लेफ्ट एंड राइट में भी राइट एंड लेफ्ट एंड मुझे पता नहीं, तो जो भी है साइटोक्रोम हीम B एंड Bl के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू यहाँ पर एक हीम Bl, फिर हीम Bl से BH, फिर अल्टीमेटली मैट्रिक्स साइड में और एक क्विनोन आएगा। ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन साइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये हो गया मैट्रिक्स साइड। सो मैट्रिक्स साइड में और एक क्विनोन आएगा और इसको लेके क्या है, किस में कन्वर्ट होगा? सेमी क्विनोन। इसको कहा जाता है सेमी क्विनोन। मतलब जब यूबिक्विनोन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको कहा जाता है सेमी क्विनोन। और अल्टीमेटली ये जो क्विनोन है ये बाहर चला आएगा। ये हो गया एक पार्ट साइकिल का, क्विनोन साइकिल का एक पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट अभी हम देखेंगे। इस तरह से इसके पास जो 2 H+ था वो कहाँ रिलीज करेगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में भी कुछ ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स स्टेट, QH2 आएगा। क्या आएगा? QH2।
पहले इसको ड्रॉ करें, साइटोक्रोम बी का पार्ट, फिर आएगा 2Fe 2S सेंटर, फिर आता है साइटोक्रोम C1। सिंपल लाइक दैट QH2 आएगा। आने के बाद Q में कन्वर्ट होता है, फिर Q तो बाहर चला जाएगा, कोई बात नहीं। पर ये जो करता है एक एक इलेक्ट्रॉन दान करे, दानवीर है बहुत ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा खुद का, तो 2Fe 2S सेंटर, फिर साइटोक्रोम C1, फिर अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, जो साइटोक्रोम C है उसके पास। ठीक है, साइटोक्रोम C के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, Bl BH के थ्रू, Bl हीम BH के थ्रू आएगा सेमीक्विनोन में। यहाँ पर कौन बैठा है, सेमीक्विनोन बेचारा बैठा हुआ है। कब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और मैं भी फुल्ली रिड्यूस्ड हो जाएगा, मैं रहीस हो जाऊंगा, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन चला आएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रिच हो गया इलेक्ट्रॉन से, QH2 2 H+ को मैट्रिक्स से लेगा QH2, क्योंकि H+ उसको किसको मिलेगा, और ये जो बंदा है जो दानवीर है वो क्या करेगा, 2 H+ को मैट्रिक्स में रिमूव कर देगा। सो कितना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हमें कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C में या फिर कॉम्प्लेक्स 4 में भेजना है, 4 H+ का मूवमेंट होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये बेसिकली है क्विनोन साइकिल, बहुत एक इंपॉर्टेंट साइकिल है जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में ये क्विनोन साइकिल होता है। एंड क्विनोन साइकिल की वजह से ही एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम मतलब साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है एंड अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू ऑक्सीजन को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कितना प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ, 4H+। अभी हम देखेंगे साइटोक्रोम C को तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, अभी ये जो साइटोक्रोम C है, ये है साइटोक्रोम C, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 को अगर हम देखेंगे, इसका 3 सब यूनिट है, सब यूनिट 1, 2 एंड 3। ये 3 सब यूनिट, मेनली 3 सब यूनिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। पहले हो गया कॉम्प्लेक्स सब यूनिट 2, फिर आता है सब यूनिट 3, फिर आता है सब यूनिट 1। ठीक है, तो पहले साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आएगा CuA कॉपर, CuA में, उसके बाद आएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, CuA, उसके बाद आएगा हीम A3, हीम A में, सॉरी हीम A मतलब साइटोक्रोम A यहाँ पर भी है, हीम A में, हीम A से कहाँ जाएगा, हीम A3, हीम A3 में, एंड अल्टीमेटली हीम A3 से CuB में, CuB में, PaCu कॉपर B। तो यहां पर हीम A3 ऑक्सीजन आके फर्स्ट कहां बाइंड करता है, हीम A3 में। बाइंड करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 साइटोक्रोम C 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आया, हीम A3 में 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये कन्वर्ट हो जाएगा पारोक्सी डेरिवेटिव, ऑक्सीजन का एक पारोक्सी डेरिवेटिव। सो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2O फॉर्म नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये पारोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है। उसके बाद और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 2 साइटोक्रोम C, टोटल 4 साइटोक्रोम C आने के बाद कितना होगा, 2H2O फॉर्म होगा। H+ कहां से लेगा, मैट्रिक्स से। ठीक है, सो पारोक्सी डेरिवेटिव ऑक्सीजन आके बाइंड करता है हीम A3 में, हम यहां पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ हम दिखा रहे हैं O2 से क्या बनेगा, H2O। ठीक है, 2H2O, 2H2 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, H हाफ O2 2H2O। सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हाफ O2 से H2O बनता है, सिंप्लिसिटी के लिए। बेसिकली होता है ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर वाटर नहीं कन्वर्ट होता, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके कन्वर्ट होता है पारोक्सी डेरिवेटिव, उसके बाद 2 और इलेक्ट्रॉन आता है, फिर वो 2H2 में कन्वर्ट होता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम देखेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट होगा तो
यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 से 2H प्लस का मूवमेंट होता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो जितना ज़्यादा हम ये कॉम्प्लेक्स 1 से 2 से या 3 पर जाएंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्स पोटेंशियल जिसको कहा जाता है, वो इंक्रीज होता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो उसका क्षमता है, जो उसका पोटेंशियल है, वो इंक्रीज होता है जितना हम कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 टू नहीं, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 एंड अल्टीमेटली O2 का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इजीली वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू पास करते हैं तो एनर्जी का रिलीज होता है, पर सेल उस एनर्जी को ऐसे ही तो रिलीज नहीं कर देगा। सेल बहुत चालाक है, उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है H प्लस के मूवमेंट के थ्रू। जब H प्लस का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, एक तो हो गया pH का डिफरेंस आएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ज़्यादा एसिडिक होगा मैट्रिक्स से, ये तो हो गया एक केमिकल ग्रेडियंट। दूसरा हो गया जब H प्लस का मूवमेंट होता है तो क्या होगा, तो चार्ज का डिफरेंस आएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ज़्यादा पॉजिटिव होगा। सो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बाद में काम में लाके क्या फॉर्मेशन होगा ATP में, वो इक्वेशन भी हम देखेंगे। सारा जो इक्वेशन भी है वो भी हम देखेंगे। कौन कौन इनहिबिटर्स हैं जो CSA के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी, इनहिबिटर से कहाँ कहाँ काम करेगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 का फंक्शन के हम बारे में भूल गए थे, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो मतलब क्या, सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमारेट। ठीक है, फ्यूमारेट, सक्सिनेट से क्या बनता है, फ्यूमारेट। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर इजीली FAD से यहाँ पर FES, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स 2 के पास भी FES सेंटर है, और अल्टीमेटली क्विनोन में जाएगा, क्विनोन में जाके फिर रिड्यूस्ड क्विनोन। मतलब सारा जो प्रोसेस सेम है, सिर्फ यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 स्किप हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 में जब सक्सिनेट सबस्ट्रेट के जब हम सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फिर यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3R4 में जाता है, सक्सिनेट से फ्यूमारेट में। और यहाँ से एक चीज याद रखना, कॉम्प्लेक्स 2 आयन पंप के जैसे काम नहीं करता जब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो H प्लस का मूवमेंट होता है, पर कॉम्प्लेक्स 2 में H प्लस का मूवमेंट नहीं होता। इसलिए जब कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट कॉम्प्लेक्स 2 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 प्रोड्यूस, आप देख सकते हो लगभग 6 H प्लस का मूवमेंट होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जबकि अगर NADH सबसेट के जैसे काम करेगा तो उसकी वजह से 4H प्लस एक्स्ट्रा, मतलब 10H प्लस का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो इस वीडियो में हम इतना ही देख पाए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा जो प्रोसेस है, मतलब इसके बाद क्या जो हम इनहिबिटर्स के बारे में देखेंगे। इनहिबिटर्स के बाद में हम देखेंगे जो टोटल इक्वेशंस है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, वो क्या इक्वेशन मतलब कैलकुलेशन के थ्रू हम समझेंगे कि जब कितना एनर्जी रिलीज होता है और प्रोटॉन कितना एनर्जी उसके अंदर कंजर्व कर सकता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, फिर हम सब एक साथ ग्रो कर सकेंगे। थैंक यू।